कल ही पाकिस्तान के नए जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली और आज तालिबान ने एक जोरदार धमाके से उनका स्वागत कर दिया। आतंकी वारदात कहीं भी हो बेहद अफसोसजनक है। पाकिस्तान में हुए इस धमाके में एक बच्चे और महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हुए। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है वो उसके किए का ही नतीजा है। कश्मीर और इस्लाम के नाम पर फौज और हुक्मरान ने दशकों से आतंकियों को पाला पोसा और अब अंजाम भुगत रही है बेकसूर आवाम। नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मुल्ला जनरल कहा जाता है। शरीयत कानून पर उनका पक्का यकीन है, लेकिन शरीयत के नाम पर ही खून बहाने वाले तालिबान को वो समझा पाने में नाकाम है। यह है कट्टरपंथी सोच का असल अंजाम, जिसमें पाकिस्तान अब बुरी तरह से घिरता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर में आग भड़काने वाला पाकिस्तान खुद झुलसने लगा। सुसाइड बॉम्बर था, डेड बॉडी जो है दूरी पे पड़ी हुई है, जो उसका निशाना बनी मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गई है। पुलिस के जवान ड्यूटी के लिए जा रहे थे। तकरीबन 25 केजी धमाका खेज मवाद जो है इस धमाके में इस्तेमाल किया गया। तालिबान पर लगाम। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पाकिस्तान के मुल्ला जनरल के बस की बात नहीं। पीपी ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि वो पूरी कंट्री में जो है अपने मिलिटेंट्स को फायर अटैक करने के लिए, तो क्या करेंगे ये लोग। हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए। वसाइल का रुख दोबारा से इनकी तरफ मोड़ना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। कश्मीर तो भूलो पाकिस्तान, नामो निशान ना मिटा दे तालिबान। हालात ठीक करना पाकिस्तान। आज के करंट सिनेरियो में देखें तो ये मसला कश्मीर मैटर नहीं करता। जनरल साहब, आप हमेशा पाकिस्तानी कौम को फतह कर सकते हैं, आप कश्मीर को फतह नहीं कर सकते। उधर मुल्ला जनरल के हाथ पाकिस्तान की कमान आई और इधर 24 घंटे के अंदर तालिबानियों ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। ऐलान पहले कर रखा था, इंतजार था नए जनरल का और दहशतगर्दों ने जनरल आसिम मुनीर का स्वागत इस तरह किया। सिविलियंस की गाड़ी भी उससे कुछ फासले पे मौजूद है, जो उसका निशाना बनी मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गई है, जिसमें एक बच्चा मौजूद था जो जाँ बहक हुआ है और पुलिस का एक कांस्टेबल जो है बलूचिस्तान कांस्टेबली का, वो इसमें जाँ बहक हुआ है, जबकि मजमूई तौर पर 27 अफराद अब तक जख्मी बताए जाते हैं। मौके पर 3 गाड़ियाँ जो हैं वो इस धमाके की जद में आई थी, लेकिन मौजूदा तौर पर उसमें सवार जो दीगर 2 गाड़ियाँ हैं उनमें सवार अफराद महफूज रहे। जो सिविलियन थे जिसमें एक खातून और एक बच्चा इसमें जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पर 27 अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में से सिर्फ 2 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, बाकियों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और उन्हें जल्द वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो उनसे हमारी बातचीत हुई, बीडी टीम ने हमें बताया है, उनका ये कहना है कि तकरीबन 25 केजी धमाका खेज मवाद जो है इस धमाके में इस्तेमाल किया गया है, जो BC के ट्रक से आके टकराया था। उसके बाद इलाके को अभी तक कॉर्डन किया हुआ है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और दाऊद इब्राहिम, ये वो आतंकी हैं जिन्हें पाकिस्तान शौक से पालता है, क्योंकि इनकी जरूरत उसे अपनी पूर्वी सीमा पर है ताकि कश्मीर पर कब्जा करके शरिया राज चला सके। लेकिन वो भूल गया कि उसकी पश्चिमी सीमा में ऐसे ही दहशतगर्दों का डेरा है जो पाकिस्तान में तालिबानी सरकार बनाना चाहते हैं। लंबे अरसे बाद बुधवार सुबह सुबह तालिबानी आतंकियों ने बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में अपने इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो एक ट्रक है हमारा पुलिस का, जिसको एक रिक्शे ने हिट किया है और अभी तक ये स्टैब्लिश हुआ है कि शायद रिक्शे में या तो एक्सप्लोसिव है या उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बर था, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे पड़ी हुई है और इसके नतीजे में जो है वो ट्रक जो है पुलिस का वो टॉपल हुआ है और वो फिर जाके खाई में गिरा है। 20 से 25 किलोग्राम तो इसमें मिनिमम जो है वो हम जो देख रहे हैं जो क्राइम सीन को, कि जैसे ने ट्रक को टॉपल किया है तो वो प्रॉबेबली इतनी उसकी जो है वो क्वांटिटी होगी। पाकिस्तान इस्लाम की दुहाई देकर कश्मीर पर दावा करता है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कश्मीर एक्सपर्ट माने जाते हैं। जनरल आसिम मुनीर
शरिया कानून लागू करने में यकीन रखते हैं, लेकिन इसी शरिया कानून को तालिबान भी पाकिस्तान में लागू करना चाहता है। सवाल उठता है कि क्या तालिबान और मुल्ला जनरल का शरिया कानून अलग अलग है? अभी टीटीपी ने जो है वो दोबारा से एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि वो पूरी कंट्री में जो है अपने मिलिटेंट्स को काय अटैक करने के लिए। तो क्या करेंगे ये लोग? हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए। इट मीन्स मोर मनी, इट मीन्स कि आपको सिक्योरिटी इक्विपमेंट के लिए, आपको हथियारों के लिए, ऑपरेशंस के लिए उन वसाइल का रुख दोबारा से इनकी तरफ मोड़ना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। पहले भारत से डराया जाता था, अब टीटीपी से डराया जाता है। ये कहाँ तक ठीक है? कश्मीर है वो रोजी रोटी है, जो भारत की नफरत है वो रोजी रोटी है, जो किसी भी किस्म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पैसे हैं वो रोजी रोटी है। कश्मीर का सपना और भारत का डर दिखाकर फौज पाकिस्तान का खजाना चट कर चुकी है, लेकिन तीन जंगों के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। खुद पाकिस्तानी आवाम समझ चुकी है कि कश्मीर के नाम पर फौज ने मुल्क लूटने का धंधा खड़ा कर रखा है। आखिरी बार ये झूठ 1999 में करगिल में बेनकाब हुआ था। वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ। जनवरी 1999 आर्मी चीफ ने जनरल अजीज उनको बुलाया हुआ था और उन्होंने एक दीवार पे नक्शा लगाया हुआ था, तो उन्होंने हमें ब्रीफिंग देनी शुरू कर दी कि अगर हम ये वाली रोड बंद कर दें और इस पहाड़ी पे कब्जा कर लें तो ऐसे हो जाए, तो ऐसे हो जाए, तो 3 दिन में कश्मीर आजाद हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा सर, आप तीन दिन में कश्मीर आजाद करा लेंगे? मैंने कहा हाँ जी, ये नवाज शरीफ साहब हमें इजाजत दे दें, हमने ये बात 3-4 चोटियों पे कब्जा करना है, 5-6 सड़कें ब्लॉक करनी है, कश्मीर आजाद हो जाएगा। तो वो ब्रीफिंग दरअसल कारगिल प्लान के बारे में थी, यानी कि वो ये नहीं बता रहे थे कि हम ये कर चुके हैं, वो बता रहे थे कि अगर हम ये कर दें। एक उर्दू अखबार का एडिटर था जियाउद्दीन साहब, उन्होंने कहा देखिए जनरल साहब, आप हमेशा पाकिस्तानी कौम को फतह कर सकते हैं, आप कश्मीर को फतह नहीं कर सकते। अब वो बात खत्म हो गई, तो 1.5-2 हफ्ते गुजरे तो खबरें आनी शुरू हो गई और फिर पता चला जी कि कहीं पे कुछ हो रहा है। मई, जून, जुलाई में आपको पता है क्राइसिस क्रिएट हो गया। तो वो एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी जो जियाउद्दीन साहब ने वहां पे अपने सवालात की सूरत में उनको पेश की थी। 2 बार फौजी नाकामी के बाद पाकिस्तान ने अपने पिट्ठुओं के जरिए भी कश्मीर हड़पने की कोशिश की थी। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार इसी साजिश का हिस्सा था। पाकिस्तान को लगा कि इस्लाम के नाम पर कश्मीरी मुसलमान इस खूनी साजिश में उसका साथ देंगे, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों ने उसे हर बार ठोकर मारी। कश्मीर फाइल एक मूवी बनी थी। इस मूवी के हवाले से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। ये मुझे ज्वाइन कर रही हैं एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडियन साइड वाला कश्मीर जो है याना मीर साहिबा। आप क्योंकि कश्मीर में हैं और इंडिया में भी जाती रहती है, कश्मीर फाइल्स के हवाले से उस वक्त भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। फकर साहब, आपने क्यों बोला कि आप इंडिया भी जाती रहती है? इंडिया कश्मीर है और कश्मीर इंडिया है। हमें कोई वीजा नहीं लगता इंडिया जाने के लिए, और ना इंडियन को वीजा लगता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट यार। उसने ये बोला, सिर्फ एक लाइन बोली मूवी के बारे में, ये प्रोपेगेंडा था, झूठी मूवी थी और वल्गर मूवी थी। वो होता कौन है जो हम पर बीती है, जो इंडियंस पे बीती है? मैं कश्मीरी पंडितों को भी, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। जो उन पर बीती है वो हर एक इंडियन पे बीती है, हर एक कश्मीरी पे बीती है। तो वो कैसे ये बोल सकता है बाहर से आके कि ये प्रोपेगेंडा है, जब उसको कुछ पता ही नहीं हमारी हिस्ट्री के बारे में? जो जख्म भरने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन वापस आ जाए, वो जख्म फिर से खुरेद रहे हैं। ये टूल किट वाला जो गैंग है उन जख्मों को फिर से खुरेद रहा है। कितना मेरा दिल दुखता है, और मेरे जैसे कितने कश्मीरियों का दिल दुखता है कि ये सब हमारी सरजमीन पे हुआ है। हम तब थे नहीं, लेकिन कि हम ना इसको रोक सके, हम भी इसका हिस्सा बने। दूसरे स्टेट्स के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, जब वो उनको देखते हैं, भाई आप लोग क्यों आ गए कश्मीर से? आपका तो वहां अच्छा खासा आपकी मिल्कियत थी, आपके कोठियां थी, आपकी दुकानें थी, आपके फार्म्स थे, आप वो सब छोड़ के यहाँ क्यों आ गए छोटे से घर में रहने के लिए? तो उनको पता है कि अगर कोई ये सब छोड़ के आया मतलब उनका एक्सोडस हुआ ही हुआ है, तो ये तो डिनाई नहीं कर सकते। कश्मीरी आवाम तो दूर की बात, पाकिस्तानी फौज खुद पाकिस्तानी आवाम को भी ये यकीन नहीं दिला पा रही है कि भारत उनका दुश्मन है और वो कभी भारत से कश्मीर ले पाएंगे।
कुर्सी के लिए फौज और नेताओं में छिड़ा दंगल देखकर आवाम कह रही है कि पहले अपना घर दुरुस्त कर लो, कश्मीर की बाद में सोचना। पाकिस्तान स्टेबल कंट्री बन जाए, ठीक है, उनका रिचेस्ट कंट्री है, तो इंडिया के साथ रिलेशनशिप इनके अच्छे हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका एज सच पर्सनल कोई मैटर नहीं है, लेकिन मसला कश्मीर अगर है देखा जाए इंडिया के साथ है तो ऑब्वियसली बात है, रिचेस्ट कंट्री भी बन जाए तो इंडिया के साथ तो मुखालफत वैसे ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मसला कश्मीर कभी सोल्व होगा? जिस तरह कि इनके हालात हैं पाकिस्तान समेत, मुझे नहीं लगता ये अपने हालात ठीक कर लें, पाकिस्तान के बाद में अपने भी कर लेंगे। देखें, ये ना बात डिपेंड करती है हमारे जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे ऊपर सियासतदान हैं, इनकी कंसिस्टेंसी भी, मतलब कि देखें आपके अब अगर उनका एक ही वज़ीर आज़म है, बहुत कांस्टेंट है, मतलब काफ़ी अरसे से वही चल रहा है, और हमारे इतने अरसे में इतने ज़्यादा ये ड्रामे चल रहे हैं सियासत के, ये वो। हाँ, नो डाउट इमरान खान का एरा थोड़ा बीच में से अच्छा आया था। पाकिस्तान रिचेस्ट कंट्री जो है वो ना भी बने तो हम इंडिया से बेहतर तल्लुकात बना सकते हैं, और डेफिनेटली वी आर नेबर्स एंड वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन बोथ कंट्रीज़। सारे सियासतदान उस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट पे कट लगना चाहिए, तो पाकिस्तान के डिफेंस बजट पे कट तभी लगा सकते हैं अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ मिसाली ताल्लुक। अनफॉर्चुनेटली हमारी दोनों ममालिक की अक़वाम में इनकी मैंटेलिटी इस तरह से प्रीपेयर कर दी गई है कि हम लोग जो हैं वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। आप देखें, किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, दो बॉर्डर्स इसी तरह से होते हैं। पहले बाजवा और अब आसिम मुनीर, जनरल भले ही बदल गए हों, लेकिन पाकिस्तान में फौजी राज का दस्तूर वही है जो 75 साल से चल रहा है। नेता कठपुतली हैं और आवाम का हाल फौज के गुलामों जैसा। पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि उनके आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर जैसा तमाशा होता है वैसा भारत में क्यों नहीं होता। क्या 75 साल जो हम देखते रहे अपनी आर्मी का हाल, क्या आगे कुछ बदलने वाला है या यही कुछ चलेगा? आपने कभी इंडियन आर्मी चीफ को ओहदा बदलते हुए देखा है? मुझे जनरल बिपिन रावत ने जब जनरल नए आर्मी चीफ को दिया था तो एक ऑफिस में खड़े होकर स्टिक उन्होंने पकड़ाई थी, तस्वीर खींची, दैट्स इट। जो पॉम्प एंड शो हमने आज देखा है वो एक सरकारी अफसर की तब्दीली है और उसको पूरे पाकिस्तान में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। मुझे नहीं लगता कि फौज जो है उसने माजी की गलतियों से कोई सबक सीखा है। हमारे मौजूदा आर्मी चीफ को शायद ये भी ना पता हो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉस का क्या नाम है। क्या आपको आर्मी चीफ सेक्रेटरी डिफेंस को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ को सलूट करते हुए नजर आए? क्या आपने कभी ख्वाजा आसिफ को सर्विस चीफ की मीटिंग चेयर करते देखा? कभी नहीं देखा। लेकिन आप राजनाथ साहब को दिल्ली के अंदर तीनों सर्विसेज चीफ की जो मीटिंग है वो चेयर करता देखेंगे। ये होती है सियासत में अदम मुदाखलत और ये होती है प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। आरजू, बार बार इस्लामी रिवायात की बात की जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस्लामी रिवायात में आप खलीफा से चादर का हिसाब तो ले सकते हैं, लेकिन आपने इस बात को असर्टेन किया है कि आप सिपा सालार से और काजी से उसके असासों का हिसाब नहीं ले सकते। पाकिस्तान जो है जहां सैलाब ज़दगान के लिए आप लोगों से इमदाद मांग रहे हैं, तो आपका जो एक चीफ है मर्सिडीज एस क्लास में सफर कर रहा है, क्या ये चीजें जस्टिफाइड होती हैं? मुझे लगता है कि ये हमें अगर आगे जाना है तो हमें फौज को बैरक में और मौलवी को मस्जिद में वापस भेजना होगा। आरजू, पाकिस्तान के ठेकेदारों को आवाम का सीधा पैगाम है कि अगर मुल्क की सलामती चाहते हो तो फौज को बैरक में भेजो और मौलवियों को मस्जिद में, क्योंकि पूरा मुल्क जानता है कि फौज और मौलवी ही पाकिस्तान चला रहे हैं। इसीलिए तो हर पाकिस्तानी यही कह रहा है कि सरकार तो भारत में है, पाकिस्तान में सिर्फ कठपुतलियां हैं। क्या वाकई ही में हमारे यहाँ पर इंडिया को रोल मॉडल समझा जाने लगा है? और इसी के साथ साथ ये देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। इंडिया की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट का जो राज है वो यही है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और किसी भी मुल्क को स्टैंड करने के लिए उनकी फॉरेन पॉलिसी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो तरक्की है वो इसीलिए इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा वो कर रहे हैं, वो इस वजह से भी अच्छी है कि उनको, मुझे लगता है कि लीडर्स अच्छे मिले हैं। यही सिनेरियो चल रहा है पिछले 70 साल से, हम लोग देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान को इसी चीज ने दीमक की तरह खा लिया है। अब मुझे ये बताएं कि अगर यही चलता रहेगा तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पिछले दिनों में आपको पता है पीटीआई के जलसा वगैरह हुआ है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है 60 to 70% लोग इस तरह के हो गए जिनको पता ही नहीं कि ये बंदा है कौन और हम जा किस मकसद के लिए रहे हैं। बस उनको ये पता कि वहाँ जाके हमें खाना मिल जाना या कोई इस तरह के सिनेरियो होना। तो इसलिए तो पाकिस्तान लॉस में जा रहा है और हर चीज़ महंगी बाहर से पैसे वो कुछ आ नहीं रहा और हर चीज़ महंगी, ना इधर से इम्पोर्ट हो रही है ना एक्सपोर्ट हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है, कई साल पीछे चला गया और लॉस में जा रहा है। और ये सिर्फ हुक्मरान अपने ही जेबों में पैसे जा रहे हैं और दुनिया को सिर्फ एक ख्वाब दिखाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। ये सारी साजिशें हैं। लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान में न फौजी हुकूमत बदलेगी, न आतंकी इकोनॉमी वाली थ्योरी बदलेगी और न मुल्क की सूरत बदलेगी। तालिबानी आतंकियों के ताजा हमले पाकिस्तान के इसी बीमार फलसफे का नतीजा है। और आज नहीं तो कल पाकिस्तान भी तालिबानियों की हुकूमत वाले उसी अंजाम पर पहुंचेगा जहां अफगानिस्तान पहुंच चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।